हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डायमंड प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस। जब हम सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हैं और हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम आता है जिसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। चलिए उसको हम फटाफट समझते हैं कि आखिर डायमंड प्रॉब्लम होता कैसे है और उसको हम लोग कोड करके भी देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है जो है क्लास ए, ओके, और उसका दो चाइल्ड क्लास है B1 और B2। और एक क्लास है जिसने B1 और B2 दोनों को इनहेरिट किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास सी। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ नाम। ये क्लास ए है और ये क्लास बी है और B1 है और ये B2 है। और ये जो क्लास सी है, जो क्लास ए है, B1 और B2 का पेरेंट क्लास है। ओके, तो जो क्लास सी है जो कि इनहेरिट हुआ है, इनहेरिट किया है B1 और B2 को। मतलब कि B1 का चाइल्ड क्लास है सी और B2 का भी चाइल्ड क्लास है सी, और ए का चाइल्ड क्लास है B1 B2। ओके, और सी का पेरेंट क्लास है B1 B2। ओके, दो पेरेंट क्लास है। और B1 का पेरेंट क्लास ए, B2 का पेरेंट क्लास ए। ओके, समझ के इतना आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ कुछ इसके बारे में। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे क्लास ए में एक फंक्शन है जो कि है F1। ठीक है, और इस क्लास में क्लास B1 में फंक्शन है F2। क्लास C1 में फंक्शन है F3। और एक क्लास जो सी है उसमें फंक्शन है F4। ओके, क्लास ए है जिसमें फंक्शन है, एक हम लोग ने डिफाइन किया है पब्लिक में F1 फंक्शन, और एक B1 क्लास है जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया है F2 फंक्शन। ठीक, और क्लास बी है जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया है F3 फंक्शन, और जो सबसे नीचे जो चाइल्ड क्लास है सी, इसमें हम लोग डिफाइन किया है F4 फंक्शन। ओके, तो इसको हम लोग कोडिंग करके सबसे पहले समझते हैं। तो ये हमारा कोडिंग वाला सेक्शन जिसमें मैंने VS कोड में कोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो फाइल का नाम वो रखता हूँ मैं डायमंड डायमंड डॉट सीपी। मैंने डायमंड डॉट सीपीपी नाम का एक फाइल बना लिया है। तो उसमें मैं फर्स्ट सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, मैं क्लास ए बनाऊंगा, उसके बाद क्लास B1, फिर क्लास B2 और क्लास C2 में चार क्लास बनाऊंगा। ओके, तो क्लास A1 जो होगा वो पेरेंट क्लास होगा क्लास B1 और क्लास B2 का। ओके, तो सबसे पहले मैं उसको बनाता हूँ। तो मैंने बनाया एक क्लास ए, फिर उसके बाद मैंने बनाया क्लास B1। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्लास B2, सॉरी, उसके बाद क्लास सी। ओके, तो हम लोगों ने चार क्लास बना लिया, क्लास ए, क्लास B1, क्लास B2 और क्लास सी। ठीक है, तो जो क्लास ए है पेरेंट क्लास है क्लास B1 और क्लास B2 का, तो हम लोग इसको लिखेंगे पब्लिक ए, सॉरी, और फिर यहाँ पर पब्लिक, क्योंकि ये जो दोनों क्लास है B1 और B2 और उसका पेरेंट क्लास है क्लास है। ओके, और क्लास सी का जो पेरेंट क्लास है क्लास B1, पब्लिक B1 पब्लिक B2। ठीक है, तो हम लोग का इतना कोड हो गया, क्लास मैंने बनाया चार। तो उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने से पहले मैं सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। एज इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस स्कूल। ओके, और फिर और मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, मेन रिटर्न 0। ओके, तो चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखते हैं G++ माइनस C++, हाँ, C++20 हाइफन और डायमंड डायमंड डॉट सीपी। ओके, गलत जगह पड़ा है। तो फिर से इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए G++ माइनस C++17 हाइफन और डायमंड डायमंड डॉट सीपी। ओके, तो हम लोगों ने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। कंपाइल करने के बाद रन किया तो कुछ आउटपुट नहीं आया, कुछ चीजें हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं करवाया। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ विंडो पे। हाँ, तो हम लोग ने क्या किया, क्लास ए बनाया है।
और क्लास B1 बनाया, क्लास B2 उसके बाद C। तो हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब फंक्शन को अपने क्लास में डिफाइन करते हैं। हाँ, तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या कि क्लास ए में हम लोग को बनाना था, क्लास ए में बनाना था एक फंक्शन F1। तो हम लोगों ने क्या किया, वाई टाइप का एक फंक्शन बनाया F1, जिसमें हम लोगों ने सी आउट क्लास का नाम दे दिया ए इंडेक्स। ओके, और सेम इसी तरह से हम लोग क्लास B1 में भी बनाएंगे, का नाम रहेगा F2, और इसमें रहेगा क्लास का नाम B1। B1 और क्लास बी में भी इसी रहेगा, और क्लास F3 फंक्शन रहेगा, और क्लास का नाम B3। F1 F2 F3, अच्छा ये F4 है, और क्लास का नाम है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा बना लिया। क्लास ए को डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर फंक्शन है F1, क्लास बी में फंक्शन है F2, क्लास सी में F3, और जो क्लास सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, क्लास ए में F1 फंक्शन है, क्लास B1 में F2, क्लास B2 में F3, और क्लास सी में F4 फंक्शन है। ओके, तो इतना हो गया, हम लोगों ने 4 क्लास बना दिया। तो देखते हैं कि एक्चुअल आखिर हम लोग का प्रॉब्लम आता क्या है, जिसको हम लोग डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा। तो तो हम लोग समझते हैं, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग क्लास ए बनाया, मान लीजिए हम लोगों ने एक सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो हम लोगों ने एक सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे। ओबीजे क्लास सी का। ओके, तो हम लोगों ने सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया फंक्शन F4 को, ओबीजे ने कॉल किया डॉट F4। तो क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में हम लोग का आएगा जो हम लोग डिफाइन किया था क्लास सी का नाम। ओके, और फिर उसी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया इसको F2 फंक्शन को। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा B1। ओके, तो उसके बाद ओबीजे ने कॉल किया, मतलब ऑब्जेक्ट ने कॉल किया F3 फंक्शन को। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा, तो आउटपुट में आएगा B2। ओके, तो इसको सबसे पहले इतना करके हम लोग देखते हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग ने देखते हैं, तो मेन फंक्शन में हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। ठीक है, उस ओबीजे ने कॉल किया F4 फंक्शन को, और फिर उसके बाद ओबीजे ने कॉल किया F2 फंक्शन को, और देन उसके बाद डॉट F3 फंक्शन। सब जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का, उसने फंक्शन को कॉल किया, जो उसी क्लास के अंदर डिफाइंड है F4 फंक्शन को। ओके, तो उसके बाद उसने फंक्शन क्लास बी में गया, उसके बाद जो उसका पेरेंट क्लास है, उसके बाद उसमें जो डिफाइन है फंक्शन F2 उसको कॉल किया। देन उसका जो नेक्स्ट पेरेंट क्लास है B2, उसमें जो फंक्शन डिफाइन है F3 फंक्शन, उसको कॉल किया। देन तो हम लोग इसको कोड को रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, और प्रॉब्लम आता है या फिर नहीं आता है। तो हम लोगों ने कंपाइल किया और रन किया। तो रन करने के बाद जैसे हम लोग ने सोचा था C B1 B2 सेम वैसे ही आउटपुट आया। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ओबीजे उस सॉरी तो सेम ऑब्जेक्ट ने F1 फंक्शन को कॉल किया। ओके, तो सेम ऑब्जेक्ट ने F1 फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, तो यहाँ पर अंडर लाइन आ गया रेड कलर का। तो हम लोग तो जन तो एफ जैसे ऑब्जेक्ट ने F1 फंक्शन को कॉल किया, जो कि क्लास ए में डिफाइंड है, तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया, अंडरलाइन आ गया। तो उसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो हम लोग जैसे इसको कंपाइल किया, तो कुछ हमारे सामने एरर आ रहा है। एरर में बोल रहा है F1 इज एम्बिगिबस, मतलब जो फंक्शन है एम्बिगिबस है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट F1 ये वाला कोड, जैसे हम लोग ने ये इस लाइन को लिखा ऑब्जेक्ट डॉट F1 फंक्शन को, तो ये फंक्शन रन हो गया, और आउटपुट में हम लोग को सी हो गया, सी जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि जो F1 फंक्शन है एक ही है, जो हम लोग का F1 फंक्शन है एक ही है, जो कि सी में डिफाइंड है। तो हम जैसे ही ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, तो आउटपुट में कुछ एरर नहीं आया, बल्कि आउटपुट सही आया। ओके, उसके बाद वाला लाइन जो यहाँ पर लिखा है ये वाला, F2 को जो कॉल किया ऑब्जेक्ट ने, उसके आउटपुट में B1 आया है। क्यों, कि जैसे सी का ऑब्जेक्ट है, देखा जो सी का ऑब्जेक्ट है अपने पेरेंट क्लास में गया, उसने अपने पेरेंट क्लास में देखा कि एक F2 फंक्शन है, और देन उसके बाद अगले अपने पेरेंट क्लास में गया, उसने देखा कि इसमें F2 वाला फंक्शन नहीं है।
देन तो उसके बाद जो पहले वाला मिला था फंक्शन F2 उसको कॉल कर लिया और आउटपुट में B1 जनरेट कर लिया। ओके, ये दोनों लाइन कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग ने कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट F3 फंक्शन को, तो आउटपुट में हम लोग को जनरेट हुआ B2, मतलब कि जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया और देन उसके बाद ये क्लास सी का ऑब्जेक्ट B1 अपने पेरेंट क्लास में गया, उसमें देखा कि F2 फंक्शन है, तो यहाँ पर उसको F2 फंक्शन F3 फंक्शन है जो ये कॉल किया है, तो उसको F3 फंक्शन नहीं मिला, तो अपने नेक्स्ट पेरेंट क्लास में गया जो कि है बिट2 फंक्शन, अपना बिट2 क्लास। ओके, तो उसमें देखा कि F3 फंक्शन है, तो उसको F3 फंक्शन मिल गया। देन उसके बाद उसने क्या किया, उसमें आउटपुट प्रिंट कर दिया। ओके, तो जो हमारा फोर्थ लाइन का कोड है, और एक सेकंड, जो नेक्स्ट कोड है जो कि एरर जनरेट कर रहा है, एफ ऑब्जेक्ट ने F1 फंक्शन को कॉल किया। ओके, जो F1 फंक्शन को कॉल किया तो हम लोग का एरर आ रहा है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि एरर आ क्यों रहा है। तो देखिए इसी सी तो देखिए जैसे हम लोगों ने तो जैसे ही हम लोगों ने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबी से, और सबसे पहले उसने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबी से और उसने फंक्शन F1 को कॉल किया। ओके, तो सबसे पहले अपने क्लास में देखा क्या F1 फंक्शन है, तो उसने देखा कि क्लास सी में F4 फंक्शन है, F1 फंक्शन नहीं मिला उसको। क्या हुआ, F1 फंक्शन उसको नहीं मिला यहाँ पे, तो अपने पेरेंट क्लास में गया। पेरेंट क्लास कौन है उसका P1। ओके, पेरेंट क्लास B1 में गया, उसने देखा क्या यहाँ पर F1 फंक्शन है, तो उसको यहाँ पर F1 फंक्शन नहीं मिला। ओके, तो उसके बाद वो गया अपने पेरेंट क्लास के पास जो कि है A1। ओके, इसके पेरेंट क्लास के पास, उसके बाद इसके पास गया, देखा कि F1 के पास ए क्लास के पास F1 फंक्शन है, तो उसके पास F1 फंक्शन मिल गया। ओके, तो उसने नोट कर लिया कि F1 फंक्शन है, ऑब्जेक्ट ने नोट कर लिया कि F1 फंक्शन है। ओके, तो उसके बाद क्या किया कि नीचे आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेरेंट क्लास है उसके पास गया, के पास गया B2 के पास, तो B2 के पास जाने के बाद देखा कि F1 फंक्शन है यहाँ पे, तो नहीं मिला। उसके बाद B2 का जो पेरेंट क्लास है उसके पास गया, जो कि ऑलरेडी वो चेक कर चुका है। ए के पास जैसे ही गया वो, तो उसने देखा कि हाँ यहाँ पर F1 फंक्शन है, तो उसने एक बार पहले से चेक कर लिया था कि F1 फंक्शन उसको मिला था, इस रास्ते से गया था तो, और फिर जब इस रास्ते से गया तो उसको एक और F1 फंक्शन मिला, मतलब कि फंक्शन तो सेम है लेकिन दो रास्ते से गया तो उसको लग रहा है कि दो फंक्शन है F1। ओके, तो कंपाइलर क्या समझ रहा है कि सी क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट किया हमने, तो वो सबसे पहले सी क्लास के अंदर खोजा F1 फंक्शन को, उसको नहीं मिला। देन उसके बाद उसने फर्स्ट पेरेंट क्लास में गया B1 है उसके अंदर खोजा, तो उसको भी नहीं मिला F1 फंक्शन। देन उसके पेरेंट क्लास में गया जो कि है ए, तो उसके पेरेंट क्लास में गया, तो उसके बाद उसने देखा कि हाँ यहाँ पर F1 फंक्शन है, तो वो क्या किया, तो उसको नोट कर लिया, ऑब्जेक्ट। और देन उसके बाद नीचे आया और उसके बाद अपने नेक्स्ट पेरेंट में गया। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसके जितने भी पेरेंट्स होंगे तो वो सारे पेरेंट में सबसे पहले ट्रैवर्स करेगा, मतलब कि सारे फंक्शन सारे क्लास में जाएगा अपने पेरेंट क्लास में, फिर उसको वहाँ चेक करेगा। तो ये अपने पेरेंट क्लास में गया, उसके बाद इसका जो पेरेंट क्लास था उसमें चेक किया। ओके, इसके बाद इसका कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, नीचे आएगा और अपना नया पेरेंट क्लास ढूंढेगा सी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो नया पेरेंट जैसे ही खोजा तो उसको मिला B2, तो B2 क्लास में देखा कि F1 फंक्शन है तो इसमें नहीं है, उसके बाद A1 में गया। ओके, तो वहां पर मिला, मतलब इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया तो मिला, और जब इस रास्ते से गया मिला, तो इसको लग रहा है क्लास सी ऑब्जेक्ट लग रहा है कि इसके पास दो फंक्शन है, और उसने दो फंक्शन खोज लिया। कौन सा, F1, उसने दो फंक्शन खोज लिया, लेकिन एक्चुअल में उसने एक ही फंक्शन को खोजा, लेकिन दो अलग अलग रास्ते से गया था, डेस्टिनेशन उसका एक ही था। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ है जो हम लोग ने यहाँ पर देखा। अ, जो हम लोगों ने जब उसको कंपाइल किया था, तो यहाँ पर जो आ रहा था एम्बिगियस, मतलब कि कंपाइलर जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को ढूंढने में क्या हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर दो फंक्शन है, किसको हम लोग एग्जीक्यूट करें। ठीक है? कब किसको एग्जीक्यूट करें, किसको हम लोग कॉल करें, तो बस इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डायमंड ऑफ डेथ या फिर डायमंड प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस। तो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया, आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो कंपाइलर जो हमारा कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर में किस फंक्शन कॉल करें हम लोग, जो ऑब्जेक्ट हम लोग को जो ऑफिस है, तो फंक्शन को F1 को कॉल तो कर रहा है सही तरीके से, लेकिन वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि हम लोग कि उसको लग रहा है कि उसके पास दो फंक्शन है F1, तो वो किसको कॉल करे, इस रास्ते से जाने पर उसको मिल रहा है और इस रास्ते से भी। ओके, तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है हम एक वर्चुअल बेस क्लास, हम लोग वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्लास है जो प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ जो क्लास ए है यही जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब कि
और यहीं पर आने के बाद कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि इस कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है और उसको 2 फंक्शन दिख रहे हैं, ओके? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो चाइल्ड क्लास है, ये दोनों चाइल्ड क्लास है, उसमें हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर देते हैं। तो चलिए हम कोडिंग के ज़रिए बताते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अ, हाँ, जो क्लास B1 और क्लास B2 है, क्लास B1 और B2 है, तो उसके आगे हम लोग जोड़ देते हैं कीवर्ड वर्चुअल, ओके? हम लोग एक कीवर्ड जोड़ देते हैं वर्चुअल, यहाँ पर जोड़ा और यहाँ भी हम लोग ने ऐड कर दिया, ओके? जैसे हम लोगों ने वर्चुअल ऐड किया कीवर्ड को, बस तो जैसे हम लोग का एरर खत्म हो, तो हम लोग का एरर खत्म हो गया, ओके? अब हम लोग इसको सेव करते हैं, उसके बाद हम लोग कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि एरर आता है या फिर नहीं आता है। तो हम लोगों ने देखा कि एरर खत्म हो गया और हमारा कंप्लीटली कंपाइल हो गया ये वाला जो होता है फाइल। और देन उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग को दिखा 4 आउटपुट सी, बी1, बी3 एंड ए, जो कि हम लोग का क्लास का नाम है, जो कि हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था प्रिंट करने के लिए। मतलब कि मतलब कि सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले F4 फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर डिक्लेयर था कि प्रिंट करो सी, ओके? उसने कर दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। और फिर ऑब्जेक्ट ने F2 फंक्शन में कॉल किया जिसके अंदर ये मेंशन था कि बी3 को कॉल करना है। कौन सा F2 फंक्शन? हाँ, F2 फंक्शन है। F2 फंक्शन में B1 को कॉल करना है, ओके? देन उसके बाद हम लोग जैसे हम लोगों ने कॉल किया उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देन जैसे हम लोगों ने कोड किया है, जिसने ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से कॉल किया है, उसी कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग को आउटपुट में भी आ रहा है। तो इसको बोलते हैं डायमंड ऑफ डेथ या फिर डायमंड प्रॉब्लम, ओके? तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा था, एक क्लास में जाने के बाद उसको 2 फंक्शन दिख रहे थे, लेकिन जो फंक्शन था एक ही था और उसको लग रहा था कि 2 फंक्शन थे, ओके? उसके बाद वो कंफ्यूज हो रहा था और वो बाइंड नहीं कर पा रहा था, मतलब कॉल नहीं कर पा रहा था और एक एरर जनरेट करता जो कि था एम्बिगुअस फंक्शन कॉल, ओके? तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक वर्चुअल बेस क्लास बनाकर, मतलब जो क्लास हम लोग को प्रॉब्लम लग रहा है, जिसके अंदर आने के बाद कंपाइलर कंफ्यूज हो जा रहा है, उस क्लास के जितने भी चाइल्ड होंगे तो हम लोग उसके साथ एक वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा देन उसके बाद क्या होगा अ, देन उसके बाद देन उसके बाद ये जो सी क्लास है, वो डायरेक्ट इस अ, वो डायरेक्ट इस क्लास के पास जाएगा, ओके? और वहाँ पर जाने के बाद उसको फंक्शन मिल जाएगा F1, उसके बाद उसको बाइंड कर लेगा, ओके? जैसे कि अगर क्लास सी के ऑब्जेक्ट को अगर कोई फंक्शन ढूँढना होगा, लेट्स सपोज कि एक फंक्शन है F5 फंक्शन, ओके? F5 फंक्शन हम लोग जो अभी नहीं बनाया है। सबसे पहले सी क्लास क्या करेगा, जो सी क्लास है, सबसे पहले अपने पेरेंट क्लास में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है? तो उसने देखा कि F5 फंक्शन नहीं है, कोई बात नहीं। तो वो क्या करेगा, फिर अपने पेरेंट क्लास जो उसका नेक्स्ट पेरेंट क्लास है क्लास B2, वहाँ पर जाएगा। उसने देखा कि यहाँ पर भी नहीं है, उसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ जाने के बाद यहाँ नहीं जाएगा और यहाँ जाने के बाद यहाँ नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, सीधे यहाँ से यहाँ चल जाएगा और जाके क्लास ए में ढूँढेगा कि यहाँ पर F5 फंक्शन है, यहाँ भी नहीं मिला, ठीक है? यही बस एग्जांपल था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, एरर कैसे खत्म हुआ, तो क्लास सी का जो ऑब्जेक्ट है F1 फंक्शन को कॉल किया, तो उसके लिए उसने क्या किया, इसके तो सबसे पहले अपने पेरेंट क्लास के पास गया, B1 क्लास के पास, उसने देखा कि F1 फंक्शन है, तो F1 फंक्शन उसको नहीं मिला। देन उसके बाद अपने फंक्शन है नहीं मिला उसको, तो देन क्या करेगा, यहाँ से जैसे पहले जाता था वैसे पहले नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट पेरेंट क्लास के पास जाएगा, उसके नेक्स्ट पेरेंट क्लास है B1 और B2, तो वहाँ पर गया, उसने देखा कि F1 फंक्शन है, उसको F1 फंक्शन फिर से नहीं मिला, ठीक है? तो उसके पास आपको कोई पेरेंट क्लास नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग वर्चुअल कीवर्ड का यूज किए, तो वो क्या करेगा, इधर से नहीं जाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट यहाँ से क्लास ए के पास चल जाएगा और वहाँ देखेगा कि F1 फंक्शन है, हाँ, तो उसको F1 फंक्शन मिल गया। उसके बाद F1 फंक्शन मिल गया तो वो क्या करेगा, वो उसको कॉल करेगा, बाइंड करेगा, देन कोई एरर नहीं आएगा। तो आप लोगों ने समझा कि डायमंड प्रॉब्लम किससे कहते हैं। तो अगर हम लोग मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।